किसी गांव में कभी एक विधवा औरत रहती थी जिसका इकलौता बेटा था मिराली। माँ बेटे बहुत ही गरीब थे। वह औरत ऊन साफ करती, लोगों के कपड़े धोती और इसी तरह से अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। मिराली जब बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटे अब मुझ में और काम करने की हिम्मत नहीं रही, तुम्हें जरूर कोई काम तलाश करना चाहिए और इस तरह से अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। अच्छी बात है माँ, मिराली ने कहा और रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। वह जहां तहां भटका मगर कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ अरसे के बाद वह एक सेठ के घर पहुंचा। मिराली ने सेठ से पूछा, सेठ जी क्या आपको नौकर की जरूरत है? सेठ ने जवाब दिया, हाँ जरूरत तो है। और सेठ ने उसी समय मिराली को नौकर रख लिया। एक दिन गुजर गया मगर सेठ ने अपने नए नौकर से कुछ भी करने को नहीं कहा। दूसरा दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने उसे किसी तरह का कोई भी हुक्म नहीं दिया। तीसरा दिन भी गुजर गया मगर सेठ ने उसकी तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान न दिया। मिराली को ये सब बहुत ही अजीब लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ ने उसे किस लिए नौकर रखा है। इसलिए उसने सेठ से जाकर पूछा, मालिक आप मुझे कोई काम करने को देंगे ना? हाँ हाँ, सेठ ने जवाब दिया, कल तुम्हें मेरे साथ चलना है। अगले दिन सेठ ने मिराली को एक मरे हुए बैल की खाल उतारने के लिए कहा और इसके बाद 4 बड़े बड़े बोरे लाने और सफर के लिए 2 ऊंट तैयार करने का हुक्म दिया। एक ऊंट पर बैल की खाल और बोरे लाद दिए गए, दूसरे पर सेठ खुद सवार हो गया और वे लोग चल पड़े। जब वे दूर दराज के एक पहाड़ के पास पहुंचे तो सेठ ने ऊंट रोके और मिराली को बोरे और बैल की खाल उतारने का आदेश दिया। मिराली ने ऐसा ही किया। तब सेठ ने कहा कि मिराली बैल की खाल को उलटकर उस पर लेट जाए। मिराली की समझ में न आया कि ये क्या किस्सा है, मगर उसने मालिक का हुक्म टालने की जुर्रत नहीं की और वैसा ही किया। जैसे ही वह बैल की खाल पर लेट गया, सेठ ने मिराली को खाल में लपेटकर एक बंडल सा बनाया और उसे अच्छी तरह कस दिया। फिर एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर बाद 2 बड़े बड़े पक्षी वहां आए। उन्होंने उस खाल को अपनी चोंचों से पकड़ लिया क्योंकि उस खाल में से ताजा मांस की गंध आ रही थी और वो उस बंडल को उड़ाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर पक्षी उस खाल को चोंचों और पंजों से नोचने लगे और उसे इधर उधर खींचने लगे। खाल फट गई और उसमें से मिराली लुढ़क कर बाहर आ गया। पक्षियों ने उसे देखा तो वह डर कर उड़ गए और खाल को भी अपने साथ ले गए। मिराली उठकर खड़ा हुआ और अपने इर्द गिर्द देखने लगा। उसका सेठ जो कि पहाड़ के नीचे खड़ा था वो उसे देखकर चिल्लाया, वहां पर बुत बने क्यों खड़े हो? तुम्हारे पैरों के आसपास जो रंगीन पत्थर पड़े हुए हैं उन्हें मेरे पास नीचे फेंक दो। मिराली ने अपने आसपास नजर डाली तो वहां पर सचमुच ही बहुत से हीरे इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। उनमें लाल, नीलम, पन्ने और कई तरह के खूबसूरत हीरे धूप में खूब चमक रहे थे। मिराली हीरे उठा उठाकर नीचे अपने सेठ के पास फेंकने लगा। सेठ उन हीरों को उठाकर जल्दी जल्दी अपने बोरों में भरता गया। मिराली बहुत देर तक काम करता रहा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया तो उसका खून सूख गया। उसने कहा, मालिक मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा? उसने पुकार कर अपने सेठ से पूछा। कुछ और हीरे नीचे फेंक दो, सेठ ने जवाब दिया, मैं बाद में तुम्हें नीचे उतरने का तरीका बताऊंगा। मिराली ने उस पर विश्वास किया और हीरे नीचे फेंकता रहा। जब बोरे ऊपर तक भर गए तो सेठ ने उन्हें ऊंटों पर लाद दिया। ऐ बेटे, उसने हंसते हुए मिराली को पुकार कर कहा, अब तो तुम समझ ही गए हो ना कि मैं अपने नौकरों से क्या काम लेता हूँ। देखो तो वहाँ पहाड़ पर तुम्हारे जैसे कितने और हैं। इतना कहकर सेठ अपने ऊंटों को हाँक कर ले गया। मिराली पहाड़ पर खड़ा रहा। वह नीचे उतरने के रास्ते की तलाश करने लगा मगर वहां तो सिर्फ खड्ड और खाइयां ही थी और हर जगह पर इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। ये उन्हीं लोगों की हड्डियां थी जो मिराली की ही तरह ही सेठ के नौकर रहे थे।
मिराली कांप उठा। अचानक उसे अपने ऊपर पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट सुनाई दी और इससे पहले कि वह मुड़ सके एक बड़ा सा उकाब पक्षी उस पर झपटा। वह मिराली के टुकड़े टुकड़े करने ही वाला था, मगर मिराली ने अपने होश हवास कायम रखे और अपने दोनों हाथों से उकाब पक्षी के पंजे जकड़ लिए और उन्हें कसकर पकड़े रहा। उकाब जोर से चीखा, उड़ा और मिराली को नीचे झटक देने के लिए चक्कर काटने लगा। आखिरकार वह थक कर जमीन पर आ गिरा और उसके साथ मिराली भी सुरक्षित जमीन पर आ गया। तब मिराली ने उसके पैर छोड़ दिए और पक्षी हवा में उड़ गया। इस तरह मिराली मौत के भयानक मुंह से सही सलामत निकल आया। वह बाजार में जाकर फिर से काम की तलाश करने लगा। अचानक उसे वही सेठ फिर से दिखाई दिया। वह सेठ फिर से एक बार मिराली की तरफ आ रहा था। मिराली ने पूछा, सेठ क्या आपको नौकर की जरूरत है? सेठ के दिमाग में तो भूलकर भी यह बात नहीं आई थी कि उसका कोई नौकर जिंदा लौट कर भी आ सकता है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए उसने मिराली को कोई दूसरा ही समझा और अपने साथ घर ले गया। कुछ समय बाद सेठ ने मिराली को एक मरे हुए बैल की खाल उतारकर और उसके बाद 2 ऊंट तैयार करने और 4 बोरे लाने का हुक्म दिया। वे लोग उसी पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। वहां पर पहुंचकर सेठ ने पहले की ही तरह मिराली को खाल पर लेटने और उसे अपने इर्द गिर्द लपेटने के लिए कहा। मिराली ने कहा, मुझे करके दिखाइए, मैं ठीक से समझा नहीं। इसमें समझने की क्या बात है, देखो ऐसा करना चाहिए, सेठ ने जवाब दिया और फैलाई हुई खाल पर लेट गया। तब मिराली ने तुरंत सेठ को लपेटकर खाल का एक बंडल बना दिया, उसे कसकर बांधा और एक और छिपकर खड़ा हो गया। अरे मेरे बेटे, सेठ चिल्लाया, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? मगर इसी समय वही 2 बड़े बड़े पक्षी उड़ते हुए आए और बैल की खाल को उड़ाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहां पहुंचकर वे खाल को चोंचों और पंजों से फाड़ने लगे, मगर बीच में सेठ को लिपटा हुआ देखकर वे डर गए और उड़ गए। सेठ लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हो गया। सेठ, वक्त बर्बाद मत करना, हीरे नीचे फेंको जैसा मैंने किया था, मिराली ने नीचे से पुकार कर कहा। अब सेठ उसे पहचान गया और डर और गुस्से से थर थर कांपने लगा। तुम पहाड़ से नीचे कैसे उतरे? सेठ ने मिराली से पूछा। जल्दी से मुझे जवाब दो, कुछ हीरे नीचे फेंक दो। जब मेरे पास काफी हीरे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि पहाड़ से नीचे कैसे उतरा जा सकता है, मिराली ने जवाब दिया। सेठ हीरे नीचे फेंकने लगा और मिराली उन्हें जल्दी जल्दी उठाने लगा। जब बोरे भर गए तो मिराली ने उन्हें ऊंटों पर लाद दिया। सेठ, अब जरा अपने इर्द गिर्द नजर डालो, मिराली ने पुकार कर कहा। जिन आदमियों को तुमने मौत के मुंह में धकेला था, उनकी हड्डियां सभी जगह बिखरी पड़ी हैं। तुम उनसे नीचे उतरने का रास्ता क्यों नहीं पूछते? जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो अपने घर चला। इतना कहकर मिराली ने ऊंटों का मुंह मोड़ा और अपनी मां के घर की ओर चल दिया। सेठ पहाड़ की चोटी पर इधर उधर दौड़ता हुआ धमकियां देता रहा और चीखता चिल्लाता रहा, मगर ये सब कुछ बेकार था। वहां उसको सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को अपने किए हुए कुकर्मों की सजा मिल गई और वह भी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। जबकि मिराली अब बहुत ही धनवान होकर अपने घर लौट आया था। वह अपनी मां के साथ एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। बहुत समय पहले की बात है। गंगावती नगर के महाराज शिकार को निकले। शिकार की तलाश में सुबह से शाम हो गई। तभी अचानक उनकी नजर एक हिरन पर पड़ी। महाराज ने घोड़े को ऐड़ लगाई और हिरन का पीछा करने लगे। कुछ ही देर में सूरज छिप गया और घना अंधेरा छाने लगा। हिरन पत्तों की आड़ में कहीं खो गया। महाराज ने आसपास देखा, उनके निकट कोई सैनिक न था। शिकार की धुन में वे स्वयं जंगल में अकेले ही निकल आए थे। महाराज को शीघ्र ही भूख प्यास सताने लगी। सर्दियों का मौसम था। कुछ ही दूरी पर आग जलती हुई दिखाई दी।
एक औरत आग सेक रही थी। उसने महाराज को पहचाना नहीं और बोली, मुसाफिर हो क्या, भूखे प्यासे लगते हो। महाराज ने सिर हिलाकर हामी भरी। उस औरत का नाम नीलम्मा था। वह खाने के लिए थोड़ा सा भात और सब्जी ले आई। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। खाने के बाद महाराज ने पूछा, तुम इस घने जंगल में अकेली रहती हो? नहीं, मेरे पति भी साथ रहते हैं, वह अभी बाजार गए हैं। नीलम्मा ने उत्तर दिया। वह दोनों लकड़ी का कोयला बेचकर गुजारा करते थे। उसी समय नीलम्मा का पति भी आ पहुंचा। उसने राजसी वेश पहचान लिया और महाराज को प्रणाम किया। तब नीलम्मा को पता चला कि जिसे वह मुसाफिर समझ रही थी वे तो महाराज हैं। महाराज ने उनकी सेवा से खुश होकर कई चंदन के वृक्ष उन्हें उपहार में दे दिए। तभी सैनिक भी महाराज की खोज में वहां पर आ पहुंचे और महाराज लौट गए। इस बात को कई वर्ष बीत गए थे। एक दिन महाराज पुनः शिकार खेलते खेलते चंदन वन में जा पहुंचे। तभी उन्हें नीलम्मा और उसके पति की याद आई। उन्होंने सोचा कि दोनों भली प्रकार से जीवन यापन कर रहे होंगे। अचानक उन्होंने देखा कि एक औरत लकड़ियों के टुकड़े चुन रही है। महाराज को देखते ही वह स्त्री उनके पैरों में गिर पड़ी। महाराज नीलम्मा की दीन दशा देखकर चौंक गए और पूछा, क्या तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ गया है? नीलम्मा ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हम आज भी उसी तरह से प्रेम से रहते हैं और लकड़ी का कोयला बनाकर बेचते हैं। क्या? नीलम्मा की बात सुनकर महाराज ने माथा पीट लिया। असल में उन दोनों पति पत्नी ने सारे चंदन के पेड़ों की लकड़ी का कोयला बनाकर बेच दिया था। महाराज ने नीलम्मा के पति को लकड़ी का एक टुकड़ा देकर कहा, जरा इसे बाजार में बेच कर आओ। नीलम्मा का पति जब बाजार में गया तो उसने एक व्यापारी को चंदन की लकड़ी दिखाई। उसकी लकड़ी हाथों हाथ बिक गई। नीलम्मा के पति को बहुत सारे रुपए मिले। तब उसकी समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता की है। उपहार में मिले हुए चंदन के पेड़ उनकी अज्ञानता के कारण नष्ट हो गए। मूर्ख व्यक्ति कीमती और मूल्यवान वस्तुओं को भी अपनी लापरवाही से दो कौड़ी का बना देता है। कई वर्षों पहले की बात है। कारापुर जंगल के पास वाले एक गांव में जयललिता रहती थी। विवाह के पश्चात जब वह ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने लपक कर उसे गले लगा लिया। परंतु कुछ ही दिनों में सासू माँ जान गई कि बहू घर के काम में एकदम अनाड़ी है। अब क्या होगा, घर तो चलाना ही था। उन्होंने बहू से कहा, जयललिता, मुझे पूछे बिना कोई काम मत करना। यदि ऐसा किया तो कुल देवता का शाप लगेगा। बहू ने सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर तो बस सारा दिन घर में यही आवाजें आती, माँ जी, कद्दू की सब्जी बना लूं? आटा कितना पीसना है? भैंस को चारा कब देना है? मैं बाल बांध लूं? लोटे से पानी पी लूं? कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन मामूली से बुखार से सासू माँ चल बसी। अब क्या हो सकता था? जयललिता ने दिमाग लगाया और मिट्टी की सुंदर गुड़िया बनाई। उसी को वह सास मानकर घर का कामकाज करती। कोई भी काम करने से पहले वह मूर्ति से अवश्य पूछती। उसके पति मल्लना ने भी कभी कुछ नहीं कहा। एक दिन जयललिता मूर्ति को अपने साथ बाजार लेकर गई। सामान की खरीदारी से पहले सासू माँ की आज्ञा लेना भी तो जरूरी था। उसने बाजार में सारा सामान मूर्ति से पूछ पूछ कर खरीदा। मल्लना भी उसके साथ ही था। वापसी पर बहुत ही अंधेरा हो गया। घने बादलों के छाने से हाथ को हाथ नहीं सूझता था। बरसात आने के पूरे आसार थे। हार कर पति पत्नी ने एक पेड़ की डाल पर शरण ले ली। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। चारों ओर घना जंगल था। डर के कारण वे लोग पेड़ से उतरे ही नहीं। उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। दोनों सुबह के थके हारे थे, पेड़ पर ही सो गए। आधी रात के करीब जयललिता की आंख खुली। उसे याद आया कि उन दोनों ने तो कुछ खाया ही नहीं। अवश्य ही मल्लना को भी भूख लगी होगी। उसकी पोटली में 5 लड्डू रखे थे। आदत के अनुसार उसने मिट्टी की सासू माँ से पूछा, भूख तो जोरों की लगी है, मैं 2 खा लूं और इन्हें
3 दे दूं? उसी पेड़ के नीचे 5 चोर बैठे थे। चोरी के माल का बंटवारा हो रहा था। जयललिता की बात सुनकर उन्होंने सोचा कि निश्चय ही कोई चुड़ैल उन्हें खाने की योजना बना रही है। वे सामान उठाकर भागने की तैयारी करने लगे। तभी जयललिता के हाथ से मिट्टी की मूर्ति गिर पड़ी। हड़बड़ाहट में चोरों ने समझा कि चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया है। वे सामान छोड़कर 9-2-11 हो गए। जयललिता और उसका पति चुपचाप नीचे उतरे। सारा कीमती सामान बांधकर वे घर लौट आए। मिट्टी की सासू माँ टूट गई थी। मल्लड़ा ने अपनी पत्नी को समझाया कि शायद अब माँ स्वर्ग में चली गई है, उन्हें अधिक कष्ट देना ठीक नहीं है। जयललिता ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया और अपनी बुद्धि से गृहस्थी चलाने लगी।